हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन का ऑल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला। और आप लोगों को कुछ सुपर फास्ट ट्रिक भी बताया जाएगा। ये जो कलेक्शन है ये आप लोग को बहुत सारा बुक पढ़ने के बाद या बहुत सारा नोट्स पढ़ने के बाद और काफ़ी टाइम देने के बाद आप लोग को मिलेगा। बट यहाँ पर आपको एक सिंगल वीडियो में हम सारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताने वाले हैं, तो इसको लास्ट तक देखिए और ये डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। अभी दो तीन स्लाइड पूरा बेसिक जाएगा तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद बहुत ही अच्छा अच्छा ट्रिक आएगा, तो इसका वेट करना है। और देखिए, सबसे पहले है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हाई लेवल तक जाएंगे हम लोग। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? तो जैसे कि हम लोग को शुरू से पता है, क्लास बेसिक से पढ़ते हैं कि डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इंटरवल। एंड डिस्प्लेसमेंट होता है लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। तो ये अभी हम लोग को सपोज यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया और इधर गया इस पाथ के थ्रू। ये जो रेड कलर का पाथ है ये पाथ पार्टिकल एक्चुअल में ट्रेवल किया है, ये पाथ। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा ये रेड पाथ का लेंथ, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाला ब्लू वाला लाइन। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है। देन देखिए नेक्स्ट है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द शिफ्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो उससे डिस्प्लेसमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। जितना डिस्प्लेसमेंट पहले था उतना बाद में भी होगा। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, बट डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, जो हम लोग अभी देखे एग्जांपल लेकर के। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस है। और डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ होता है। देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ हैव सेम यूनिट एज दैट ऑफ लेंथ, दैट इज मीटर। दोनों का यूनिट सेम होता है, मीटर होता है। देन डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इस इनइक्वालिटी से डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये करेक्ट है। देन फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज विथ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो वो ट्रेवल करेगा, बट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। देन या फिर उसका कांस्टेंट भी रह सकता है। आगे बहुत सारा एग्जांपल हम लोग लेंगे इससे रिलेटेड। देखिए, फॉर ए बॉडी अंडर गोइंग वन डायमेंशनल मोशन इन सेम डायरेक्शन। अगर कोई एक बॉडी वन डायमेंशनल मोशन में है, सेम डायरेक्शन में, जैसे कि एक बॉडी है इधर जा रहा है सपोज, तो इसका वन डी मोशन हो गया और डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। देन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट से किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वो ऑल अदर मोशन और अदर किसी भी टाइप के मोशन के लिए डिस्टेंस जो होता है बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। कोई भी मोशन आप ले सकते हैं एग्जांपल के लिए, एक्सेप्ट वन डायमेंशनल मोशन इन सेम सेम डायरेक्शन। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये लेंथ हो गया डिस्टेंस, और यही लेंथ क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, सेम लेंथ, है ना। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट। पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। यूनिफॉर्म स्पीड, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। however some small however small the time interval may be। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, देन उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देन इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये हम लोग का इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है, याद रखना है। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेन टू जीरो, इसको हम लोग डी एस बाई डी टी ही बोलते हैं। मतलब
डेरिवेटिव है लेना है इसका डिस्टेंस का या पाथ लेंथ का, वो जाता है हम लोग को इंस्टेंटेनियस स्पीड। देन एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट और टोटल टाइम टेकन, दोनों का रेशियो हो जाता है एवरेज स्पीड। तो टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, दिस इज टोटल डिस्टेंस और दिस इज टोटल टाइम इंटरवल। तो ये हो जाएगा हम लोग का एवरेज स्पीड। देन डायमेंशन हो जाएगा स्पीड का मीटर पर सेकंड, तो ये LT-1 हो जाएगा। और इसका SI सिस्टम में यूनिट इसका हो जाता है क्या, मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड या कोई भी स्पीड रहेगा, एवरेज स्पीड रहेगा या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन हो जाएगा M0LT-1। तो ये था कुछ बेसिक आइडिया अबाउट स्पीड। देन देखिए वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है बट वहां पर डिस्टेंस था, ये डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में। यहाँ पर क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या क्या होता है देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। इक्वल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देन उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। हाउएवर स्मॉल विद टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल कुछ भी रहेगा, कितना भी छोटा रहेगा, अगर वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, देन उसका वेलोसिटी हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर लेना है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हो जाएगा इसका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगा बट टाइम इंटरवल जो रहेगा वो अनइक्वल रहेगा, अनइक्वल टाइम इंटरवल में, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हम लोग का है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा, लाइक जिस तरह हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड देखे थे, उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है एक पार्टिकुलर इंस्टेंट का वेलोसिटी। देन उसके बाद देखिए फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और इसको हम लोग लिखते हैं dr/dt। ये पोजीशन का डेरिवेटिव हो गया, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन का डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। देन एवरेज वेलोसिटी क्या होता है देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इंटरवल का रेशियो हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना है और टोटल टाइम इंटरवल लेना है, यहाँ पर हम लोग को डेल्टा आर बाई डेल्टा टी यूज करना है, dr/dt यूज नहीं करना है। देन डायमेंशन इसका हो जाएगा m, वही स्पीड जैसा ही डायमेंशन है। ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, स्पीड का चाहे वेलोसिटी का, स्पीड की तरह ही इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। देन लोग देखते हैं सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पीड वेलोसिटी के रिलेशन से देखिए। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा कैन बी जीरो, बट एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाय एवरेज स्पीड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ऑलवेज डिस्टेंस से कम होता है, तो ये इसका ये रीजन है। एवरेज वेलोसिटी बाय एवरेज स्पीड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। ये आप लोगों को पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में भी यहाँ से। तो नीचे स्पीड है ऊपर वेलोसिटी है, तो ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये बात भी याद रखना है। ए पार्टिकल में हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट हो सकता है बट वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होने से वो चेंज हो जाता है। इट हैपेंस व्हेन पार्टिकल ट्रेवल इन कर्वलिनियर पाथ, जैसे कि कर्वलिनियर पाथ हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्किल पर, तो उसका स्पीड कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकेंड। सपोज यहाँ पर भी आया 10 मीटर पर सेकेंड, कहीं पर भी गया, बट उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ पर देखिए डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गया। तो ये वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी देखना होता है, तो वेलोसिटी चेंज हो गया बोल देंगे। तो जब भी कर्व पाथ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, चाहे सर्किल हो या आर्क हो या फिर अदर कोई कर्व हो, एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी उसका जो होता है डिफरेंट होता है हर एक इंस्टेंट पर स्पीड सेम हो सकता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का जो होता है वो स्पीड होता है। देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो ही हो जाएगा
इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पता करना है, आपको सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है, उसका सिर्फ क्या करना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इफ द बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, कि बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ विद स्पीड v2, देन एवरेज स्पीड हो जाएगा उसका 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो डायग्राम से हम इसको समझा दे रहे हैं छोटा सा। ये देखिए हम लोग का कुछ पाथ लेंथ है टोटल, और वो फर्स्ट हाफ मतलब आधा पाथ जो है वो कवर किया है v1 स्पीड से, और रेस्ट हाफ पाथ को कवर किया है v2 स्पीड से। तो यहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक जाने में इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अभी देखिए, इफ ए बॉडी कवर्स फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस विद स्पीड v1, नेक्स्ट वन थर्ड विद v2 एंड लास्ट वन थर्ड विद v3, यहाँ पर फिर से सेम पाथ लेंथ को तीन पार्ट में हम लोग करेंगे डिवाइड। तो देखिए यहाँ पर ये वन थर्ड है, ये वन थर्ड है, ये वन थर्ड है। तो ये वन थर्ड मतलब वन पाथ का वन थर्ड, ये v1 से स्पीड से किया, ये v2 से किया, ये v3 से किया। तो a से b जाने में जो पार्टिकल का एवरेज स्पीड हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 3v1 v2 v3 बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन देखिए, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड v1 फॉर टाइम t1 एंड विथ यूनिफॉर्म स्पीड v2 फॉर टाइम t2, अगर v1 यूनिफॉर्म स्पीड से t1 टाइम के लिए मूव कर रहा है एंड v2 यूनिफॉर्म स्पीड से t2 टाइम के लिए मूव करता है, देन एवरेज स्पीड हो जाता है उसका v1 t1 प्लस v2 t2 बाय t1 प्लस t2। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको डायरेक्ट याद रखिए। इसका प्रूफ भी है, बट आप लोग को सीधा भी फॉर्मूला हम बता रहे हैं, आगे इसका प्रूफ भी बताया जाएगा, स्पेशल वीडियोस में आएगा उसके लिए। तो देखिए नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर था और एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है। तो rate of change of velocity of the object is called acceleration and it is a vector quantity. Let velocity change is delta v during some time interval delta t, then average acceleration हो जाएगा delta v by delta t, and instantaneous हो जाएगा, लिमिट को ले लेना है delta t टेंड टू जीरो। तो सिंपली ये delta v by delta t हो जाएगा dv by dt, मतलब डेरिवेटिव हो जाएगा वेलोसिटी टाइम एक्सप्रेशन का। तो वेलोसिटी टाइम का फॉर्मूला रहेगा, उसका डेरिवेटिव दे देगा आपको इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन। ऐसा यूनिट इसका हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ms-2। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l और t-2, इसका ही डायमेंशन हो जाएगा। Then a body moving with uniform velocity has zero acceleration. It means that neither its speed nor its direction of motion changing with time. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका जीरो एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड भी चेंज नहीं कर रहा है और इसका पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। देन देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, if the velocity of the body changes in equal amount during same time interval, then acceleration of the body is said to be uniform. Acceleration is uniform when neither its direction nor its magnitude changes with respect to time। जिस तरह वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने के लिए क्या था, मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहना होता था, उसी तरह एक्सेलरेशन को भी कांस्टेंट रखने के लिए इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को सेम रखना पड़ेगा, बिकॉज ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो हम रेड मार्क किए हैं, वो चेंज नहीं करेगा। देन देखिए वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस इन डिफरेंट अमाउंट ड्यूरिंग सेम टाइम इंटरवल, देन द acceleration of the body is known as variable acceleration or non-uniform acceleration. Acceleration is variable if either its direction or magnitude or both changes with respect to time। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या फिर दोनों चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लोग बोल देंगे एक्सेलरेशन वेरिएबल है। देन एक गुड एग्जांपल ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे सर्कुलर मोशन में, फिलहाल इसको माइंड में रखना है। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन ऑलवेज वेरिएबल होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, या नॉन यूनिफॉर्म में भी हो सकता है, हम वो सब केस डिस्कस करेंगे आगे। तो फिलहाल ये एग्जांपल है। देन देखिए वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
तो यहाँ पर तीन चार इक्वेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, बैकबोन ऑफ योर काइनेमेटिक्स, इसको याद रखना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, एंड एस एन टी एच इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, ये होता है nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। यू है इनिशियल स्पीड, ए है एक्सेलरेशन, एन है सेकंड टाइम इंटरवल, यहाँ पर एन को टी लेना है, जो टाइम दे देगा आपको 5 सेकंड बोल देगा, 6 सेकंड बोल देगा, तो एन को वही लेना है। तो यहाँ पर जो सिंबल है उसका मीनिंग है यहाँ पर लिख दिया, यू है इनिशियल वेलोसिटी, बी है फाइनल, ए है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड एस है डिस्प्लेसमेंट, टी है टाइम इंटरवल। अगेन हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एक और फॉर्मूला से लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू भी प्लस यू बाई टू इंटू टी, ये भी है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला। ये है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और ये है टाइम इंटरवल, टाइम जिसमें वो कवर हुआ है, यू से भी चेंज हुआ है, वो टाइम है यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला भी आपको यूज कर सकते हैं अगर आपको एक्सेलरेशन पता नहीं है देन, और एक्सेलरेशन पता है तो हम लोग ये यूज कर लेंगे। यहाँ पर भी पता है, यू पता है, टी पता है, यहाँ पर हम लोग को एक्सेलरेशन पता है बट भी पता नहीं है, तब ये 2 नंबर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 और 5 में आप डिफरेंस समझिए, जब एक्सेलरेशन नहीं दिया रहेगा तो 5 यूज होगा, और एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो हम लोग 2 यूज करेंगे। देन नेक्स्ट है इन वेक्टर फॉर्म, अभी वही सारा इक्वेशन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, अगेन एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, बी स्क्वायर वेक्टर माइनस यू स्क्वायर वेक्टर इक्वल टू 2 ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। और हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, v डॉट v प्लस यू डॉट यू, यहाँ पर माइनस होगा, बेसिकली माइनस होगा यहाँ पर, माइनस यू डॉट यू इक्वल टू 2as, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देन s वेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू यू वेक्टर प्लस v वेक्टर बाई टी, ये सारा है वेक्टर फॉर्म, लास्ट स्लाइड में जितना भी इक्वेशन था उसका। तो वेक्टर फॉर्म में कभी कभी यूज होना, वो करना होता है। देन देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आप लोग को याद रखना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर जीरो हो जाएगा, रेस्ट में वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो देखिए एक्सेलरेशन जीरो कर दिए, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू जीरो टाइम टू द पावर जीरो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इस टेबल से। और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टाइम टू द पावर वन, टी टू द पावर वन, या बोल सकते हैं एस प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम टी का, और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम टी टू द पावर जीरो, मतलब टाइम से इंडिपेंडेंट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम स्क्वायर का, टी स्क्वायर का, यहाँ पर। तो ये है नॉन, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, काफी यूजफुल है ये रिलेशन, आप लोग को डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर थ्री और मोर, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, भी प्रोपोर्शनल टू टू अगेन टी टू द पावर टू या थ्री या फोर कुछ भी हो सकता है, और ए प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है। कब होगा ये, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो हम लोग क्या क्या केस देखें, बॉडी रेस्ट में है तब तीनों का क्या रिलेशन है टाइम के साथ, उसके बाद जब उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और उसके बाद एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और लास्ट केस देखें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो एस भी और टी का क्या वेरिएशन होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये टेबल आप लोग के लिए, इसको याद रखना है। देन मोशन अंडर ग्रेविटी, अब देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी का दो केस हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सपोज ऊपर से रिलीज कर दिए या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से रिलीज कर दिए तो हम लोग इसको बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और जो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है जी हो जाता है, उसका वैल्यू हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो काइनेमेटिक्स का हम लोग इक्वेशन देखे थे लास्ट, अभी 2 स्लाइड पहले, उसमें एक जगह पर जी यूज कर लेना है, जी का वैल्यू कितना होगा 9.8। तो सारा इक्वेशन सेम रहेगा, बस एक जगह जी ला देना है, देख रहे हैं, सारा इक्वेशन सेम है, एक जगह जी आ जाएगा। अगर बॉडी को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो अगेन जहां पर जी था वहां पर माइनस जी डाल देना है, माइनस जी। देखिए माइनस, तो यहाँ पर माइनस एन आ गया, यहाँ पर भी माइनस एन आ जाएगा, मतलब इसी इक्वेशन को याद रखेंगे तो ये इक्वेशन भी आ जाएगा। जब बॉडी को हम लोग अपवार्ड थ्रो करेंगे उस केस में जी को माइनस जी ले लेना है, तो ये चार इक्वेशन हम लोग को आ जाएगा यहाँ पर। देन अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए यू जीरो हो जाएगा, तो वी जी टी हो जाएगा। उसके बाद
एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर यू जीरो है इनिशियल, बी स्क्वायर हो जाएगा अगेन टू जी एच हो जाएगा, और एच एनथ सेकंड में कितना हाइट उसका डिसेंड होगा, वो कितना हाइट गिरेगा, हो जाएगा जी वाई टू टू एन माइनस वन, क्योंकि यू जीरो है, ये वाला टर्म को जीरो ले लेना है सिर्फ। ये कब होगा यूज, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, तो हम लोग ये सारा चार फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी का स्पेशल केस है, हम लोग इसी केस से ये वाला डिस्कस कर सकते हैं और इससे ये भी कर सकते हैं। तो ये चार आपको फर्स्ट वाला याद है, देन ये सेकेंड फोर जो ग्रुप है ये भी याद है, और ये भी समझिए याद है। ये चार है मेन इंपॉर्टेंट। ये था मोशन अंडर ग्रेविटी का, तो ये था अप डाउनवर्ड फॉलिंग का, और ये था अपवर्ड थ्रोइंग का केस, जब लोग ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए बॉडी। पर इसका देखिए क्या क्या केस हो सकता है। पहले हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, उसकी आप वेलोसिटी वेरिएबल रहेगा। वेलोसिटी वेरिएबल होगा तो एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा वो, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा उसका। तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग के पास एक ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली केस हम लोग के पास ये सारा इक्वेशन है जो भी हम लोग देखे थे, ये आप यूज कर सकते हैं सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये डेरिवेटिव वाला इक्वेशन, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, या फिर ए इक्वल टू बी डी बाई डी एस। ये एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला आ जाता है इसके लिए, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और वेलोसिटी का ये डेरिवेटिव वाला डी एस बाई डी टी वाला फॉर्मूला। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लूप है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन तीन चीज बॉक्स में है। तो देखिए जब डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन रहेगा उसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएशन एरो का डायरेक्शन देखिए, तो वो वेलोसिटी दे देगा, और अगेन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन मिलेगा। अब हम लोग रिवर्स आएंगे यहाँ पर, एक्सेलरेशन का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे एक्सेलरेशन टाइम को ग्राफ का, तो वो वेलोसिटी दे देगा आपको। और वेलोसिटी टाइम का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा हम लोग को। देखिए डिफरेंशिएशन मतलब होता है स्लोप, और इंटीग्रेशन मतलब होता है एरिया, याद रखिएगा ये। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप दे देगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप दे देगा एक्सेलरेशन। अगेन इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया दे देगा यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, हम लोग पढ़ेंगे आगे। एक बार फिलहाल याद रखना, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया दे देगा वो क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी लिखा है बट याद रखिए चेंज इन वेलोसिटी देता है, या वेलोसिटी भी याद रख सकते हैं, आगे इसको हम क्लियर कर देते हैं। देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, इंटीग्रेशन मतलब एरिया, वो दे देगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये काफी यूजफुल है ये चार्ट। देन अभी फिर एक बार उसको हम यहाँ पर और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एस टी ग्राफ का डेरिवेटिव ले लेंगे या स्लोप ले लेंगे तो वी टी ग्राफ दे देगा, फिर वी टी ग्राफ का डेरिवेटिव ले लेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो वो ए टी ग्राफ दे देगा। डिफ्रेंसिएशन मतलब स्लोप, एस टी का स्लोप वी टी का स्लोप ए टी, तो वी इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ए इक्वल टू हम लोग को पता है डी बाई डी टी, या फिर वी डी बाई डी एस यूज कर सकते हैं हम लोग। अभी जस्ट देखे थे किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। अगेन देखिए अभी आपको जस्ट बताए थे, एटी का इंटीग्रेशन दे देता है क्या, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन पोजीशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आपको दे देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यहाँ पर बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया दे देगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। या इसका हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वेलोसिटी टाइम, या इसका हम लोग एरिया लेंगे, इंटीग्रेशन एक ही बात है। इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है बेसिकली, याद रखिए। डिफरेंशियल मतलब स्लोप होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग को रिलेशन आ गया। ये रिलेशन कैसे आया, बहुत आसान है ये वाला। तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, इससे आ गया। देखिए डी एस को इधर रखेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हम साइड में थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो डी एस बाई डी टी था वी, यहाँ से डी एस हो गया क्या, वी डी टी। हम लोग इसको बहुत सारे इंटीग्रेशन कर दिए, तो ये पहला वाला आ गया। उसके बाद डीवी का आ गया ए डी टी। अब इस दोनों को लीजिएगा, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी को हम लोग ले लेते हैं, डी वी बाई डी टी इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं ए। तो डी क्या हो जाएगा, ए डी टी हो जाएगा। बहुत सारे हम लोग इंटीग्रेशन ले लिए, तो ये इक्वेशन हम लोग का आ गया डी वी इक्वल टू ए डी टी। बहुत यूज होता है ये सारा रिलेशन आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। देन अगेन हम लोग के पास तीसरा रिलेशन है भी डी वी बाय डी एस इक्वल टू ए। हम लोग यहाँ से लिखेंगे भी डी वी इक्वल टू ए डी एस, इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पर ये तीसरा वाला देखिए,
तो एटी ग्राफ का इंटीग्रेशन बीटी होता है, बीटी ग्राफ का इंटीग्रेशन एचटी होता है। तो नेक्स्ट है एरिया अंडर बीटी ग्राफ। ये फिर देखिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। एरिया अंडर बीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है, एंड एरिया अंडर एटी ग्राफ देता है चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज, याद रखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी। न्यूमेरिकल हम लोग आगे स्पेशल वीडियो लाएंगे काइनेमेटिक्स का 1D का, उसमें ये सब का सारा एप्लीकेशन होगा, सारा फॉर्मूला का। देन देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt और dx बाई dt, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ का स्लोप हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डी बाई डी टी, इसको लोग बोल सकते हैं स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ। तो डी बाई डी टी क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये स्लोप ऑफ हो गया बीटी ग्राफ का स्लोप। इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा, तो याद रखना है डी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एंड इसका भी डी बाई डी टी का भी मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, बिकॉज इसका वैल्यू एक्सेलरेशन होता है ना, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसका यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट है, बोला यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव जीरो, तो ये रिलेशन भी जीरो होगा, ये भी, ये डायरेक्ट पूछता है न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली बट इस डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज, देन ये टर्म जीरो हो जाएगा, बट ये नॉट इक्वल टू जीरो, याद रखना है, ये वाला नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस दोनों में ये डिफरेंस है, ये पॉइंट और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कंपेयर करिए, इसमें क्या है, इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यहाँ पर है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेज। तो यहाँ पर ये चार आइडेंटिटी आप लोग को दिख रहा है इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन डायरेक्शन के लिए हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा विदाउट चेंज इन डायरेक्शन के लिए ये दोनों वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो जो इसका डायरेक्शन होगा वही ए का डायरेक्शन हो जाएगा, बिकॉज ये इक्वल टू रिलेशन है। ए है डायरेक्शन ऑफ वी एफ माइनस वी आई, और हम लोग बोल सकते हैं वी एफ माइनस वी आई को वी एफ प्लस माइनस वी आई, सेम ही बात है। इसका हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत यूज करने वाले हैं आगे। दैट इज रिजल्टेंट ऑफ वी एफ एंड माइनस वी आई, प्लस साइन का मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट किसका, वी एफ और माइनस वी आई का रिजल्टेंट, वही डायरेक्शन हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। देन फॉर ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अगर कोई बॉडी स्टार्ट किया है रेस्ट से और मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, then ratio of distances cover in time t1 second, t2 second and t3 second are in the ratio of t1 square, t2 square, t3 square। ये मतलब एस टी वन रेशियो एस टी टू रेशियो एस टी थ्री, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम टी वन में है, ये टी टू में, ये टी थ्री में है, इसका वैल्यू हो जाएगा टी वन स्क्वायर रेशियो टी टू स्क्वायर रेशियो टी थ्री स्क्वायर। ये काफी हेल्पफुल है न्यूमेरिकल सॉल्व में। तो क्या है देखिए, बोल रहा है ए बॉडी मूविंग विथ ए वेलोसिटी v इज स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस s। इफ द सेम बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी nv, इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस n स्क्वायर s बाय एप्लीकेशन ऑफ सेम रिटार्डेशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड है, कोई वेलोसिटी है v स्पीड से जा रहा है, अगर उसको ब्रेक लगा दिए, कोई बाइक है या कार है, तो अगर वो एस डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर सेम बाइक मूव कर रहा है एन वी स्पीड से, तो उस पर सेम रिटार्डेशन अप्लाई करने पर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एन स्क्वायर एस। इनिशियली कर रहा था एस, तो इस केस में करेगा एन स्क्वायर एस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका एग्जाम में। जब वी स्पीड था, ब्रेक लगाने पर एस डिस्टेंस कवर किया, और एन वी स्पीड है तो ब्रेक लगाने के बाद वो एन स्क्वायर एस डिस्टेंस कवर करेगा, ये पॉइंट बता रहा था। नेक्स्ट है an object moving under the influence of earth gravity in which air resistance and a small change in g are neglected is called freely falling body।
एयर रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर करते हैं फ्री फॉल में, और स्मॉल चेंज इन जी को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, बिकॉज जी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है। देखिए, अर्थ से थोड़ा भी आगे ऊपर या नीचे जाने पर जी का वैल्यू स्लाइटली चेंज करता है, बट हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इस केस में जो बॉडी का मोशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी, मतलब जी का वैल्यू कांस्टेंट रहना चाहिए, और एयर रेजिस्टेंस जो एयर ड्रैग फोर्स है ऑब्जेक्ट पर उसको नेगलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है, in the absence of air resistance the velocity of projection is equal to velocity with which the body strikes the ground। हम लोग अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं तो जिस स्पीड से हम लोग उसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसी स्पीड से वो ग्राउंड को फिर बैक हीट भी करेगा, तो रिटर्न आकर के हीट करेगा सेम स्पीड से। लेकिन कंडीशन है एयर रेजिस्टेंस हम लोग इग्नोर करते हैं, और ऑलमोस्ट हर एक केस में हम लोग एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर ही करते हैं, इसलिए इस वेलोसिटी से फेंका जाता है, उसी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करता है ग्राउंड को। अगर एयर रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, काफी कैलकुलेटेड कैलकुलेशन जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कभी भी आप अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहे, ऑलवेज एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज ऑलवेज हाफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी, दैट इज 4.9 मीटर इरेस्पेक्टिव ऑफ द हाइट। तो अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, ऊपर से इसको छोड़ दिए, तो ये 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 4.9 मीटर, ये वैल्यू होता है, 4.9 मीटर ट्रेवल करेगा। और ये जी का वैल्यू का आधा होता है, जी कितना होता है? 9.8 होता है। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 4.9 मीटर डिस्टेंस नीचे आएगा। देन फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तो v इक्वल टू जीरो प्लस जी टी। तो बोल सकते हैं हम लोग वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टाइम, जी कांस्टेंट है। देन सेकंड है वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फॉलोन, बिकॉज यू जीरो है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2GS हो जाएगा, तो बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉलोन, मतलब बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। ये सब 2G कांस्टेंट है। डिस्टेंस फॉलोन प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, एस प्रोपोर्शनल टू हाफ जी टी स्क्वायर, या बोल सकते हैं टी स्क्वायर, यू बिकॉज यू जीरो है, अगर वो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो आसान है, ये डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला में यू जीरो पुट कर देना है। इफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, देन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 2G मीटर पर सेकेंड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड। देखिए, अगर मैक्सिमम हाइट कोई ऑब्जेक्ट अटेंड कर रहा है और उसको वर्टिकली अपवर्ड हम लोग थ्रो कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है प्रोजेक्शन स्पीड का। सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से हम लोग प्रोजेक्ट किए और वो 10 मीटर हाइट गया, तो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जो स्पीड हम लोग दे रहे हैं मैग्नीट्यूड, सपोज कुछ भी है, भी का मैग्नीट्यूड जितना भी आ रहा है वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, सपोज कुछ भी आया 100 आया, ठीक है, और इधर हम लोग का हाइट भी 100 मीटर गया, वो जिस वेलोसिटी से फेंके उतना न्यूमेरिकली हाइट भी आ रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो हो जाएगा 2G मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है, याद रखना है। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा वो 4 सेकेंड हो जाएगा, मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा 2 सेकेंड, उतना 2 सेकेंड नीचे आने में लगेगा। मतलब ओवरऑल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलते हैं? ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, दोनों मिला करके टाइम जो होगा वो 4 सेकेंड हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट आपको पूछता है। देन नेक्स्ट है रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स रीच्ड बाय डिफरेंट बॉडीज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u1 u2 एंड u3 एटसेट्रा आर इन द रेशियो u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर u2 u3 स्क्वायर एटसेट्रा, एंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ असेंट आर इन द रेशियो ऑफ u1 रेशियो u2 रेशियो u3। देखिए, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स, रेशियो कितना मैक्सिमम हाइट का होगा तीन ऑब्जेक्ट का, अगर हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं u1 u2 u3 से, आप n ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा ऑब्जेक्ट का स्पीड दे दिया, इनिशियल स्पीड u1 u2 u3, तो हाइट का रेशियो क्या होगा? जिस जो हाइट वो अटेन करेगा मैक्सिमम हाइट, तो u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर और u3 स्क्वायर का रेशियो में होगा। और टाइम ऑफ एसेंट मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम का रेशियो क्या होगा? वो स्पीड के रेशियो में हो जाएगा, u1 रेशियो u2 रेशियो u3। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल यहाँ से भी आता है, कुछ नहीं है, आप एक स्टेप में इसको पा सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला काइनेमेटिक्स का। हम थोड़ा सा करके दिखा भी दे रहे हैं यहाँ पर से, देखिए H इक्वल टू हाफ, यहाँ पर हम लोग को U दे दिया है ना इनिशियल स्पीड, V जीरो होगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। अब यू स्क्वायर V जीरो है तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH आ जाएगा। अब H प्रोपोर्शनल हो गया यू स्क्वायर का,
जो हाइट रीच्ड है प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो H1:H2:H3 क्या हो जाएगा, U1² और यहाँ पर U1:U2:3 किसका है, टाइम ऑफ फ्लाइट का, बिकॉज भी जीरो है तो हम लोग इक्वेशन यूज कर लेंगे V = 0 + 80 या GT या -GT, कुछ भी करेंगे हम लोग, तो बात वही आएगा यहाँ पर से। तो T1:T2:T3 जो हो जाएगा यहाँ पर भी, सॉरी, जीरो हो जाएगा, U कुछ होगा वैल्यू, और यहाँ पर -GT। तो इस इक्वेशन को एक बार थोड़ा सा क्लियर करके लिख लीजिए। जब वो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, तो 0 = U - GT लिख लेते हैं। तो T प्रोपोर्शनल टू U हो गया। अगर हम लोग बोल सकते हैं T1:T2:T3 = U1:U2:U3। देन अगेन देखिए है, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम top of a tower, the time taken by it to reach the ground does not depend upon the velocity of projection, but depends on the height of tower, and it is equal to T = √2h/g। तो अगर कोई बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली किसी भी टावर के टॉप से, इधर से हम लोग हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिए, तो कितना टाइम लगेगा वो आने में, उसका ग्राउंड पर आने में, ये टाइम, इसका वैल्यू हो जाएगा √2h/g। एच है ये टावर का हाइट। ये वेलोसिटी कितना भी देंगे उससे इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी वेलोसिटी दीजिए उस पर डिपेंड नहीं करेगा। कितना टाइम में आएगा, 2h/g टाइम में आएगा। एच है हाइट, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच है हाइट ऑफ टावर। देन नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग फ्री फॉल वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट एवरी सेकेंड, एंड डिस्टेंस covered during first, second and third second of fall are 4.9, 14.7 and 24.5। तो अब क्या है कि जैसे कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा, देखिए पहला सेकंड में 4.9 होगा, पहला से दूसरा के बीच में 14.7 होगा, दूसरा से तीसरा के बीच में होगा 24.5, अगर फ्री फॉल हो रहा है तो। और यहाँ पर एवरी सेकंड में देखिए यहाँ पर से क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी, स्पीड जो है इसका, वही बोल रहा था, इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट। तो यहाँ से 0 से 9.8 हो गया, इसका डबल हो गया, इससे यहाँ पर देखिए इसका डबल हो गया, इससे इसका ये डबल हो गया यहाँ पर से, मतलब इसमें हम लोग बेसिकली इक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है। यहाँ पर कितना चेंज हुआ, 9.8, यहाँ पर भी 9.8 का चेंज हुआ, यहाँ पर भी 9.8 का चेंज हुआ। तो एवरी सेकंड में जो है इक्वल अमाउंट स्पीड जो होता है इंक्रीज करता है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। 9.8 ऐड करते जाएंगे हम लोग को, एवरी सेकंड के बाद हम लोग का स्पीड मिलते जाएगा। 0 + 9.8 दिस, अगेन 9.8 प्लस 9.8 19.6, अगेन 19.6 प्लस 9.8, ये तो थर्ड सेकंड के अंदर वेलोसिटी इतना हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग इसको आगे भी देख सकते हैं, आगे का जर्नी को, और डिस्टेंस का ये वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं या कैलकुलेट भी कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला से। देन देखिए क्या है, बोल रहा है इफ वेलोसिटी v ऑफ ए बॉडी चेंजेस इस डायरेक्शन बाय थीटा विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, देन द चेंज इन वेलोसिटी विल बी 2v sin θ/2। देखिए डायग्राम से हम समझा दे रहे हैं। अगर बॉडी का डायरेक्शन चेंज हुआ थीटा से, तो अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वेक्टर का लेंथ सेम रहेगा, ये थीटा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसका ये है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर ये वेलोसिटी v था, मैग्नीट्यूड इनिशियली और फाइनल भी मैग्नीट्यूड v होगा, तो ये डेल्टा v हो जाएगा, ये वेक्टर, इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे एरो ले लीजिए वेक्टर में रिप्रेजेंट करके, या आप नहीं भी करेंगे तो अंडरस्टूड है, वेलोसिटी है वो वेक्टर ही होगा। तो डेल्टा v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2v साइन ऑफ ये एंगल जितना से रोटेट किया वो θ/2, जितना से उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, दैट एंगल डिवाइड बाय 2, साइन के अंदर में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर a body is projected upward with a certain speed, second body is thrown downward with the same time with the same speed, and third is led to fall freely from the same point, then T3 हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2। क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट था, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड with certain speed, second body is thrown downward with same speed,
एंड थर्ड इज लेट टू फॉल फ्रीली फ्रॉम द सेम पॉइंट। पहला को अपवर्ड फेंका गया है कुछ वेलोसिटी सपोज v से, दूसरे को डाउनवर्ड फेंका जा रहा है v से, और तीसरा बॉडी को छोड़ दिया है फ्री फॉल के लिए। तो अभी जो तीनों का टाइम का रिलेशन आएगा इस तरह से आएगा। फिर T1 क्या है, टाइम टेकन बाय द बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। T2 है टाइम टेकन बाय द बॉडी थ्रोइंग डाउनवर्ड, एंड T3 है टाइम टेकन बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो यहाँ पर T1 T2 T3 का यहाँ पर आपको पुट करना है डायरेक्ट वैल्यू कि टाइम था जिसमें वो बॉडी क्या करेगा, ग्राउंड को रीच करेगा। तो इस रेशियो में इस रिलेशन से हम लोग को टाइम को फाइंड कर लेंगे। T1 T2 T3 का कहाँ प्लेस करना है ये आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देन क्या है देखिए कॉन्सेप्ट, इफ ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम हाइट h on a sandy surface and it breach up to sand up to a depth x, the retardation produced by sand is given by a equal to g into h plus x by x। देखिए एक बॉडी है h हाइट से गिरा और वो अगेन सैंड के अंदर वो x डिस्प्लेसमेंट चला गया, तो कितना रिटार्डेशन यहाँ पर हुआ उस सैंड के अंदर इस बॉडी का। उस रिटार्डेशन यहाँ पर तो फ्री फॉल हो रहा था, जी हो रहा था एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जो सैंड में वो एक्स डेप्थ अंदर गया तो कितना रिटार्डेशन सैंड उसको ऑफर किया, उसका वैल्यू हो जाएगा ये वाला जी इंटू एच प्लस एक्स बाय एक्स। देन है इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द टाइम ऑफ ascent इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज टी लेस देन टी डी। अगर एयर रेजिस्टेंस को हम लोग काउंट करेंगे तो टाइम ऑफ ascent लेस हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट से। नेक्स्ट है when atmosphere is effective then buoyancy force always acts in upward direction whether the body is moving in upward direction or downward direction, and it depends on the volume of the body। the viscous drag force acts against the motion। अगर हम लोग एटमोस्फेयर को कंसिडर करेंगे, एयर ड्रैग कंसिडर करेंगे, तो एक विस्कस फोर्स ऑलवेज लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। वो इरेस्पेक्टिव होगा, वो डिपेंड नहीं करेगा बॉडी के मोशन का, अपवर्ड मोशन हो रहा है या डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। वही बोल रहा है एक्स इन अपवर्ड डायरेक्शन वेदर द बॉडी मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग एटमोस्फेयर को कंसिडर करेंगे, एटमोस्फेयर एक फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर, और फ्लूइड में एक बॉयंसी फोर्स लगता है। देन देखिए क्या है, if body have same value but different same volume but different densities the buoyant force remains same। अगर उसका वॉल्यूम सेम रहेगा और डेंसिटी डिफरेंट रहेगा तब पर भी उसका buoyant फोर्स सेम रहेगा, बिकॉज buoyant फोर्स वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। buoyant फोर्स होता है v इंटू रो इंटू जी। ये है v वॉल्यूम बॉडी का, ये रो डेंसिटी बॉडी का नहीं है, ये मीडियम का डेंसिटी है जिसमें वो बॉडी फॉल कर रहा है, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं बच्चे लोग प्रॉब्लम में, उसको देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इन द क्वेश्चन इफ इट इज गिवन दैट ए बॉडी इज ड्रॉप्ड टेकिंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये गलत बात है। जब तक आप लोग को बोलेगा नहीं कि ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तब तक इनिशियल बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो नहीं लेना है। करेक्ट क्या होगा, द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो इफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉपिंग, if the dropping the body is also at rest। जो ऑब्जेक्ट उसको ड्रॉप कर रहा है वो भी रेस्ट में है, तभी उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। जैसे कि हम लोग एक टावर पर चढ़ गए और वहां से एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को नीचे गिरा दिए, तो हम लोग रेस्ट में हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो होगा इनिशियल वेलोसिटी। बट इफ द ऑब्जेक्ट ड्रॉपिंग the body is having velocity then body being dropped will also have initial velocity which will be same as that of object। very important, देखिए बहुत यूजफुल है ये। when an aeroplane flying horizontally drops a bomb, तो बॉम्ब का स्पीड क्या हो जाएगा, जो एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टल स्पीड हो जाएगा वो स्पीड हो जाएगा इनिशियल स्पीड बॉम्ब का। और एन असेंडिंग हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग ए फूड पैकेट, तो फूड पैकेट का स्पीड वही हो जाएगा जो हेलीकॉप्टर का स्पीड होगा इनिशियल स्पीड। तो उसके बाद इसी तरह एक ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन, तो
तो स्टोन का इनिशियल स्पीड जो हो जाएगा वो ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है, यहाँ पर कॉमन मिस्टेक होता है। फिर देखिए इनकरेक्ट बात क्या है, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये गलत बात है। अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लोग क्या करते हैं, देखते नहीं है बहुत सारे बच्चे, और जहां मन किया वहां वो v इक्वल टू प्लस एटी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस और एस इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, वो सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे और यहाँ से अपना क्वेश्चन का कैलकुलेशन करेंगे। ए इक्वल टू डी बाई डी टी और बी डी बाई डी एस एंड वेलोसिटी इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर याद रखना है। अगेन देखिए इनकरेक्ट बात क्या है, टेकिंग एवरेज वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, गलत बात है। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता है, हो भी सकता है लेकिन रिजिडली सेम नहीं होगा वो। करेक्ट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, दैट इज आर एफ माइनस आर आई बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। वेयर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डी आर बाई डी टी, एक इंस्टेंट का वेलोसिटी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओनली व्हेन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तभी उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन होगा और उसका स्पीड सेम रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। देन अगेन इनकरेक्ट कुछ बात है, उसको देखिए, टेकिंग एक्सेलरेशन एज निगेटिव माइनस ए इवन व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट नॉन। अब अपनी तरफ से ए को माइनस नहीं ले लेना है, कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा, तो एक्सेलरेशन को प्लस साइन लेके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, वो आपको ऑटोमेटिक निगेटिव आ जाएगा। तो वही बात को करेक्ट स्टेटमेंट में लिख रहा है यहाँ पर। अगेन फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट फ्रॉम इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये इनकरेक्ट बात है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड इन एनी केस, ये करेक्ट बात है। बिकॉज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देता है स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे देगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम लोग देखते हैं कुछ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। वैसे एक हम ग्राफ का स्पेशल वीडियो इसमें डाल चुके हैं चैनल में, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मोशन इन वन डायमेंशन या काइनेमेटिक्स करके एक फोल्डर होगा, प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और वो ग्राफिकल, टॉपिक वाइज ग्राफिकल हम वीडियो डाल दिए हैं सारे टॉपिक का, जहाँ पर से इंपॉर्टेंट ग्राफ एग्जाम में रेगुलरली आ रहा है, रिपीटेडली आ रहा है, वहाँ का हम डाल चुके हैं। इसका भी है ऑलरेडी, फिर भी इसको देख लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट, याद रखना है। देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द ग्राफ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम gives the instantaneous velocity at that instant, ये भी important है। Then ST graph cannot make sharp turn, वो sharp turn नहीं ले सकता है, sharp turn जिस ऑप्शन में होगा उसको गलत काट देना है, वो ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है। अब देखिए डिफरेंट केस ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ, द डिफरेंट केस हम लोग ले रहे हैं, एस टी ग्राफ ले रहे हैं और कुछ उसका कंक्लूजन इधर है। और जब रेस्ट में होगा तो एस टी ग्राफ इस तरह होगा, याद रखना है। एस कांस्टेंट है, टी पास कर रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है, रेस्ट में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। एस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे ओरिजिन से पास करने वाला, वजह इजिकल टू वी टी होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी भी इसका कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जीरो है। हम आप लोग को मैथमेटिकल टूल्स का एक स्पेशल वीडियो बना करके अपलोड करने वाले हैं बहुत इमीडिएटली इस चैनल में, तो आप लोग उसको देखते रहिएगा, हो सकता है अपलोड हो गया होगा। तो आप लोग किस टाइम में देख रहे हैं अभी, तो आप जाके देख सकते हैं, हो सकता है हम ये बहुत पहले बोल दिए होंगे। अगर आप लोग लेट में देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है या हो चुका होगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विथ यू इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एस टी ग्राफ जो होगा ऊपर की तरफ पाराबोलिक होगा, एस इक्वल टू हाफ एट स्क्वायर। यू जीरो यहाँ पर है इस ग्राफ के लिए। स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ एट इक्वल टू जीरो शुड बी जीरो, यहाँ पर जो स्लोप हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू जीरो पर वो जीरो हो जाएगा। टेंजेंट यहाँ पर पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाएगा। एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विथ यू नॉट इक्वल टू जीरो बट एस इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो।
तो यहाँ पर यू जीरो नहीं है, बट एस इक्वल टू जीरो है एट इक्वल टू जीरो पर, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। ये ग्राफ और ये ग्राफ का नेचर सेम ही है। अगेन स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ ग्रेजुअली गोज ऑन इंक्रीजिंग, इसका स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। देन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यहाँ पर एस टी ग्राफ डाउनवर्ड कनकेव होगा, इस दोनों केस में अपवर्ड कनकेव है, यहाँ पर डाउनवर्ड कनकेव होगा। स्लोप ऑफ ग्राफ इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, सो भी इज डिक्रीजिंग, ए इज निगेटिव, ए हो जाएगा निगेटिव यहाँ पर। तो निगेटिव एक्सेलेरेशन के लिए, रिटार्डेशन के लिए एस टी ग्राफ डाउनवर्ड कनकेव होगा, याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। आपको किसी भी टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करना है, आप ग्राफ से पता कर लेंगे। द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन वेलोसिटी ऑन द ग्राफ, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल सकते हैं, गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। स्लोप बीटी ग्राफ का दे देता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एरिया अंडर बीटी ग्राफ with time axis gives the value of displacement covered in given time, उसका एरिया दे देता है डिस्प्लेसमेंट बीटी ग्राफ का। देन द बीटी कर्व कैन नॉट टेक शार्प टर्न, ये भी शार्प टर्न नहीं ले सकता, याद रखना है। अब देखिए कुछ यहाँ पर स्पेशल केसेस है, ग्राफ है, उसका कंक्लूजन है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा, v कांस्टेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ जो है वो जीरो है, थीटा मतलब इसका स्लोप एंगल टाइम एक्सिस से, वो जीरो है। अगेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विथ यू इक्वल टू जीरो एंड एस इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा रहेगा तो इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करते हुए, और v इक्वल टू ए टी। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, u इक्वल टू जीरो, सो a इज कांस्टेंट आल्सो, v इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इस केस का ये बीटी ग्राफ हुआ। देन देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विथ यू नॉट इक्वल टू जीरो बट एस इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। तो ग्राफ कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा वेलोसिटी एक्सिस पर, और टाइम इधर है, टाइम एक्सिस, तो ये है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये जो y इंटरसेप्ट है ये u हो जाएगा यहाँ पर। और इसका लाइन का है स्लोप कांस्टेंट रहेगा, स्लोप दे देगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट। देखिए पॉजिटिव कांस्टेंट है यहाँ पर एक्सेलरेशन, बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट एंड लेस देन 90 डिग्री। पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव और कांस्टेंट है, बिकॉज ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर से, ये विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस, थीटा एंगल वो है 90 से छोटा है ना, ये एंगल 90 से छोटा है, अगर थीटा लेंगे इस एंगल को तो। बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी देखिए कुछ पॉजिटिव है। लेकिन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन में ग्राफ ऐसे हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद रखना, v इक्वल टू यू माइनस ए टी इक्वेशन का ग्राफ है ये। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इक्वल टू माइनस ए, देखिए कंपेयर कर लीजिए इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपका जो एक m का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा निगेटिव माइनस ए, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये केस है यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन का, मीन्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है ये। देन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा अपवर्ड कनकेव पैराबोला बीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इंक्रीजेज विद टाइम, सो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है। अब नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटिंग मोशन, यहाँ पर क्या था, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था, यहाँ पर है नॉन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पर ग्राफ डाउनवर्ड कनकेव होगा, याद रखना है, कनकेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इज डिक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, डिक्रीजिंग, बिकॉज इसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है, स्लोप देता है एक्सेलरेशन। तो ये था हम लोग का ओवरऑल इंपॉर्टेंट ग्राफ जो आपका मोशन इन वन डायमेंशन में यूज होगा। तो आगे भी बहुत सारा टॉपिक वाइज हम लोग कॉन्सेप्चुअल वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग इसको देखते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।